जब जब किशोर कुमार का जिक्र होता है तो गायन की एक शैली यानी यॉडलिंग का जिक्र भी जरूर होता है। मगर बहुत कम लोगों को पता है कि किशोर कुमार को यॉडलिंग का ख्याल आया कहां से। ये यॉडलिंग होती क्या है और क्या किशोर दा ही यॉडलिंग के जनक थे? और क्या जिंदगानी है कि इस खास एपिसोड में बात किशोर कुमार और उनके जाने माने आर्ट फॉर्म यॉडलिंग की। अगर किसी से पूछा जाए कि कला की महानतम पराकाष्ठा क्या होती है तो जवाब होगा कि जब आप कला में इतने पारंगत हो जाएं कि उसके तय ढर्रे को तोड़कर एक कदम आगे निकलने की कोशिश करें, यही कला की पराकाष्ठा है। क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो जानेंगे कि आदम ने जंगली से इंसान और इंसान से महान और महानतम तक का सफर किसी न किसी निश्चित ढर्रे को तोड़कर ही तय किया है। किशोर कुमार इस बात को समझते थे या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमेशा संगीत के क्षेत्र के तय दायरों को पार करने की कोशिश की। मस्ती भरे उनके गीतों के बोल, भीड़ से अलग आवाज, मूड के अकॉर्डिंग आवाज में इमोशन की वेरिएशन उन्हें किसी भी आम गायक से अलग पहचान तो देती ही थी, लेकिन एक चीज जिसने हमेशा लोगों का ध्यान खींचा वो थी किशोर कुमार की यॉडलिंग। मगर ये कमबख्त यॉडलिंग होता क्या है, कहां से आया और क्या किशोर कुमार ही यॉडलिंग के जनक थे? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसानों की दुनिया में यॉडलिंग काफी पुराना है। कुछ भी आगे बताने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर यॉडल होता क्या है। यॉडलिंग गायन के उस तरीके को कहते हैं जिसमें ज्यादातर अंग्रेजी के वॉवेल्स की आवाज निकालते हुए वॉइस नोट्स में अचानक ही काफी वेरिएशन किया जाता है। बेसिकली लो नोट्स के लिए AH, OH, OO का इस्तेमाल होता है, जबकि हाई नोट्स के लिए AY और EE का ज्यादा उपयोग किया जाता है। वहीं यॉडलिंग के इतिहास में झांकेंगे तो पाएंगे कि लिखित रूप में इसका जिक्र 1545 के आसपास मिलता है, जहां साफ तौर पर यॉडलिंग का जिक्र है। वरना अगर इसके गायकी पर जाए तो 397 CE में रोमन साम्राज्य में यॉडलिंग से ही मिलते जुलते आवाज का जिक्र किताबों में दिखता है। ठीक तो नहीं, लेकिन यॉडलिंग का इतिहास चरवाहों से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि यूरोपियन देशों की वादियों में जब चरवाहे अपने भेड़ बकरियों को चराने ले जाते थे तब यॉडल करके ही उन्हें आवाज देते थे। वहीं किशोर दा के जीवन में पहली बार यॉडलिंग से उनका परिचय उनके भाई अनूप कुमार गांगुली ने करवाया। ये किशोर दा के जीवन का वो दौर था जब वो अपने टैलेंट को मजाक मजाक में एक्सप्लोर कर रहे थे। ज्यादा उम्र नहीं थी, मगर कुछ चीजों में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी, जैसे कि KL सहगल के गानों को जस का तस गा लेना, किसी भी गाने के बोल को एक बार सीधा गाने के बाद उसे तपाक से उल्टा गा देना, मस्ती भरे गाने के बोल लिखना और भी बहुत कुछ। इसी दौरान एक दिन किशोर दा के भाई अनूप ने उन्हें 78 RPM के सैलेक्ट पर एक अमेरिकी गायक का गाना सुनाया। गाने की शैली काफी अलग थी और उसने किशोर दा को काफी प्रभावित भी किया। गाना था रॉक ऑल आवर बेबीज टू स्लीप और उसके सिंगर थे अमेरिका के महान गायक जिमी रॉजर्स। जीवन के महज 35 वसंत देख पाने वाले जिमी रॉजर्स को अमेरिका में फादर ऑफ कंट्री म्यूजिक कहा जाता है। उन्होंने अपने यॉडलिंग के माध्यम से अमेरिकी यॉडलिंग को बाकी यूरोपियन यॉडलिंग से अलग पहचान देने में अहम किरदार निभाया था। जिमी का गाया गाना किशोर दा की जुबान पर चढ़ चुका था। इसके बाद तो उन्होंने इस गाने की इतनी प्रैक्टिस की जब तक कि उस गाने में उन्हें महारत हासिल नहीं हो गई। इसके बाद अनूप ने उन्हें टेक्स मॉर्टन के गाने भी सुनाए। टेक्स मॉर्टन को भी उनकी यॉडलिंग के लिए जाना जाता है। किशोर दा के साथ खास बात ये थी कि उन्हें कोई भी गीत अगर पसंद आ जाता था तो वो उसकी इस हद तक प्रैक्टिस करते थे कि जब वो उस गीत को गाते तो ओरिजिनल गाना भी एक बार को डुप्लीकेट लगने लगता था। इस एक आदत ने उन्हें काफी हुनरमंद बनाया। उनकी इस एक आदत की वजह से बहुत ही कम उम्र में उन्हें यॉडलिंग जैसे पेचीदा गायन शैली में महारत हासिल हो गई। इसके बाद जब बॉलीवुड में पहली बार उन्होंने यॉडलिंग की तो उन्होंने सबका ध्यान खींचा। साल 1950 में आई फिल्म मुकद्दर में उन्होंने पहली बार यॉडलिंग की। फिल्म के 2 गाने आती है हमको याद जनवरी फरवरी और 1 2 3 4 में उन्होंने बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार यॉडलिंग की। बाद में चलकर यॉडलिंग उनकी पहचान बन गई। मगर क्या आप जानते हैं कि किशोर कुमार ने एक बार अपने पिछले जन्म की कब्र ढूंढ निकाली थी? वो कब्र आज भी मौजूद है। कौन था वो आदमी जो किशोर कुमार का पिछला जन्म था और कहाँ है वो कब्र? जानेंगे और क्या है जिंदगानी के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।